व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। नागपुर लॉ कॉलेज में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण, सीजेआई बीआर गवई ने किया संबोधन। हिंदी विरोधी रैली पर प्रकाश अंबेडकर का तंज, एनसीपी बिना बुलाए मेहमान, कांग्रेस अब तक बाहर। तेजस्वी यादव पर जेडीयू का तीखा पलटवार, आपको आलोचना करने का नैतिक अधिकार नहीं। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। नागपुर लॉ कॉलेज में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने किया संबोधन। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई ने शनिवार को नागपुर लॉ कॉलेज परिसर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के संविधान निर्माण में योगदान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके संघर्ष को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने न केवल संविधान निर्माता थे बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक भी थे। उनके विचार आज भी न्याय प्रणाली और समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा है। आपल्या देशाच्या संविधान निर्मितीमध्ये अनेकांचं योगदान झालेलं आहे, परंतु त्यात सर्वात जास्त जर कोणाचं महत्त्वाचं योगदान असेल तर ते कोणी नाकारू शकणार नाही की ते परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं आहे। बाबासाहेब आंबेडकर हे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्लीची निवडणूक हरले होते आणि मग त्यानंतर त्यांना मुंबईमधून त्यांची निवड करण्यात आली आणि आपल्याला माहितच आहे की 9 डिसेंबर 1946 साली भारताची जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्ली आहे, घटना समिती आहे, तिची पहिली बैठक झाली। त्यानंतर 3 किंवा 4 दिवसांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्यूशन मांडलं आणि बाबासाहेबांना एक 17 डिसेंबरला बोलण्याची संधी देण्यात आली। आइए देखते हैं अगली खबर। प्रकाश अंबेडकर का ठाकरे बंधुओं की हिंदी विरोधी रैली पर बयान, एनसीपी बिना बुलाए मेहमान, कांग्रेस बाहर, मुंबई वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने ठाकरे बंधुओं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के हिंदी भाषा के विरोध में एक साथ रैली निकालने की योजना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता इस मुद्दे पर एक साथ रैली निकाल सकते हैं, साथ बैठ सकते हैं और यहाँ तक कि आगामी नगरपालिका चुनावों में भी साथ आ सकते हैं। इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रकाश अंबेडकर ने सवाल उठाया कि मुद्दा यह है कि इस रैली में एनसीपी बिना बुलाए मेहमान की तरह शामिल हो गई, जबकि कांग्रेस अब तक बाहर है। ये रैली महाविकास आघाड़ी की है या सिर्फ ठाकरे बंधुओं की? मुझे लगता है कि दोनों दलों को इस पर स्पष्टता लानी चाहिए। देखिए, दोनों इस विषय पर मोर्चा निकाल सकते, साथ में आ भी सकते हैं और कारपोरेशन के इलेक्शन वक्त भी इकट्ठा बैठ सकते हैं। उसमें कोई मुझे एतराज नहीं दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि बिन बुलाए मेहमान जो एनसीपी उसमें गया है, कांग्रेस अभी तक बाहर है, ये महाविकास आघाड़ी का मोर्चा है या ये दोनों पार्टियों का मोर्चा है? इस पर मेरे ख्याल से दोनों पार्टियों ने खुलासा करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरी बात जो है कि हिंदी भाषिक एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तौर से देखा जाता है। हम लोग भी जब बचपन में स्कूल थे, कॉलेजेस में थे, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था हिंदी। तो जहाँ तक मैं समझता कि 90% विद्यार्थी जो है वो हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके पढ़ता था। अब जो मेरे ख्याल से रंगा बिल्ला की जो राजनीति चली है, उस राजनीति मेरे ख्याल से लोगों ने समझना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। हर उनका जो मूव है वो किसी भी तरह से दरारें आए, इस तरीके का उनका मूव है। तो ये भी एक मैं मानता हूं कि कंपलसरी करना, वे हिंदी लैंग्वेज सख्ती से हम आपको सिखाएंगे, ये जो
कंपल्सरी बनाया जा रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं तो भी इनकी चाल है कि दरारें समाज में आए, राज्यों में आए। ये मेरा आरोप है इन दोनों पे। और अब अगली खबर, तेजस्वी यादव के आरोपों पर जेडीयू का पलटवार, आपको आलोचना करने का नैतिक अधिकार नहीं, नीतीश कुमार के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। पटना में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों पर जनता दल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें चुनाव आयोग की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, आपके पास आलोचना करने की कोई साख नहीं है। आप जिनके बेटे हैं, उनके शासनकाल में केजे राव जैसे चुनाव आयुक्त को चुनाव कराना पड़ा था। उस दौर में हालात ऐसे थे कि पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए मिन्नतें कर रही थी। महिलाएं, अल्पसंख्यक और दलित वोट डालने तक नहीं जा पाते थे। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको आलोचना की पात्रता नहीं है। जिनके पुत्र आप हैं, आपके माँ पिता के शासनकाल में केजे राव जैसा चुनाव आयुक्त ने चुनाव करवा लिया। हालात यह थे कि पुलिस अपनी सुरक्षा की गुहार लगाती थी। महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यक का वोट डालने नहीं दिया जाता था। चुनाव लोकतंत्र का पर्व नहीं रहता था, आतंक उत्सव मनाया जाता था। मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का विहित दायित्व है। हर एक राजनीतिक दल को बूथ लेवल एजेंट बना करके चुनाव आयोग को सौंपना था। अगर आपके पास कार्यकर्ता का घोर अभाव है तो ठीकरा किसके माथे फोड़ रहे हैं आप? इसका मतलब जब बूथ लेवल एजेंट आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं तो आप पोलिंग एजेंट कहां से बहाल कर पाइएगा? तो स्वाभाविक रूप से मतदाता सूची का पुनरीक्षण इस तर्क की बुनियाद पर कि मॉनसून है, बरसात है, तो वो शिक्षक जो माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में जो बिना जमीन लिखे जिनको नौकरी मिली, घर से दूर अपनी सेवा दे रहे हैं, वो सरकारी दायित्व का पालन करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकर्ता है वो इस मॉनसून में और बरसात में, वो अभी नीतीश कुमार जी के आपदा नीति के तहत कहीं कोई परेशानी लोगों को नहीं होने देते हैं, सबको अवसर देते हैं, आपदा पीड़ितों की सेवा करते हैं। तो ये बहानाबाजी से अच्छा है कि सच को स्वीकार कर लीजिए कि हमने बूथ लेवल एजेंट बहाल करने में हम नाकाम रहे। और अब अगली खबर, तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र राष्ट्र की प्रगति का आधार, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया बयान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि तेल और प्राकृतिक गैस का क्षेत्र किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक विकास के लिए आधारशिला के समान है। उन्होंने कहा कि तेल और प्राकृतिक गैस का क्षेत्र किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये इस बात का प्रमुख संकेत देता है कि कोई देश कितनी तेजी से प्रगति कर सकता है। ये क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास की नींव है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक उन्नति का भी मुख्य स्रोत है। मैंने सोचा था, इन्होंने मुझे बुलाया है तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, लेकिन वो इतना बड़ा कार्यक्रम था कि जितने लोग सभागार के अंदर थे उससे 5 गुना लोग सभागार के बाहर थे। तो इसलिए मैं आज जब मुझे बताया गया हमारे श्री देवेंद्र बिष्ट देवू जी द्वारा अनेक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, इन्होंने मुझे कहा भाई साहब अनुपम जी और हम लोग यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और पूरे देश भर के लोग आने वाले हैं, तो सच में अब तो मेरा उत्साह जो है आप सबके कार्यक्रमों में आके बढ़ने लगा है, मेरी ऊर्जा बढ़ने लगी है। तो मैंने कहा मैं अपनी ऊर्जा को कम नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। और आप सबसे मिलने का एक शुभ अवसर मैं खोना नहीं चाहता था। और जब ये देवेंद्र जी आए थे निमंत्रण देने के लिए, मुझे लगा कि अति व्यस्तता के कारण मैं शायद कार्यक्रम में ना आ पाऊँ, लेकिन आप सबसे मिलने की दिल में एक जो
बड़ी तीव्र इच्छा थी और तीव्र इच्छा के साथ साथ देवेंद्र जी का बहुत आग्रह था। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश भर के लोग आए हैं। सच में ये कार्यक्रम बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है। मैं एक बार फिर से सभी आयोजकों का भी मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भारतीय मजदूर संघ, ONGC अधिकारी संघ की पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, तेल और प्राकृतिक गैस का क्षेत्र किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। उसके आधार पर देश कितनी प्रगति करेगा, ये उसका एक मापक होता है। ये क्षेत्र न केवल औद्योगिक विकास का आधार है, बल्कि राष्ट्रीय समृद्धि और सामाजिक प्रगति का भी प्रमुख स्रोत है। देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर किसानों के खेत खलिहान, विकास परियोजना से लेकर हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक प्रत्येक क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वो शक्ति है जो राष्ट्र के प्रत्येक इंजन को गतिमान रखती है, गति देने का काम करती है, ग्रोथ के इंजन को गति देने का काम करती है। हमारी इसी शक्ति को बढ़ाने में ONGC का योगदान बहुत अभूतपूर्व रहा है। देश में कच्चे तेल के कुल उत्पादन का लगभग 70% और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 84% योगदान देकर ONGC भारत की ऊर्जा सुरक्षा में आज बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और अब अगली खबर, लगातार गैंगरेप मामले में चौथी गिरफ्तारी पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का हमला। ममता बनर्जी इस्तीफा दे, हमें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। कोलकाता में कथित गैंगरेप मामले में चौथी गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में बवाल तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए इस्तीफे की मांग की है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अब समय आ गया है, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमें राज्य में महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। केस में चौथी गिरफ्तारी हुई। कोलकाता पुलिस ने लॉ कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को अरेस्ट किया है। इससे हम लोग को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि अरेस्ट होता है और ममता बनर्जी पुलिस मंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर पुलिस मंत्री भी है, उनके हाथ में ही सब पुलिस। लेकिन जो चार्जशीट दिया जाता है वो एकदम लघु धारा में दिया जाता है, और आप जब भूल जाएंगे, हम लोग जब भूल जाएंगे ये केस को, तब एकदम लघु धारा देकर उन लोग को फिर रिहाई कर दिया जाएगा, तब हम लोग को याद भी नहीं रहेगा। तो ये ऐसा होता ही चला आ रहा है। ये तो अच्छा है कि आरजीकर केस अभया का जो घटना हुआ था, मार दिया गया हमारा बहन को, इसमें मारा नहीं है, जीवित है, और हम लोग उनके साथ है। आज जो हुआ है राजनीति का नाम में, वो अपना तृणमूल के संपादिका है, सेक्रेटरी। तो ममता बनर्जी अपना पार्टी का महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते, वो दूसरा महिला का आप क्या बात करते हैं? कन्याश्री, रूपश्री, जुबोश्री देने से एम्पावरमेंट होता है, सुरक्षा होता है। आज कलकत्ता शहर के अंदर एकदम बिजी इलाका में, वन ऑफ द पॉशेस्ट इलाका, वहां कॉलेज में 7:30 से रात का 11 बजे के अंदर लगातार उनको धर्षण किया गया। कहां था कॉलेज का अथॉरिटी? कहां था? कहां था गवर्निंग बॉडी? कहां था सिक्योरिटी? ये तो जवाब देना पड़ेगा, ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा। आज जो विक्टिम है उसकी अगर हम मेडिकल रिपोर्ट देखें, FIR में जो दर्ज की गई है, तो मल्टीपल इंजरी, ये सब के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। उनका जो रिपोर्ट आया है, उनका प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज्यादा खतों है, माने इंजरी रिपोर्ट है, इंजरी है। उनका सारा बॉडी में कंप्लीट इंजरी मार्क्स है। बहुत ही उनको बेरहमी से उनको धर्षण किया गया, ये 3 जन मिलके, और मनोजीत मिश्र, जैब अहमद और प्रमोद मुखोपाध्याय, 3 जन। इसमें जो मेन अक्यूज बोला जा रहा है मनोजीत मिश्र, वो कॉलेज का एक्स है। तो शाम को 7:30 बजे वो वहां क्या कर रहा था? यूनियन रूम, जहां यूनियन का इलेक्शन नहीं हुआ है आज, तब से जब आरजी का घटना घटा तब से मुख्यमंत्री बोला था हम सब जगह इलेक्शन करवा देंगे, अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। तो ये एक्स कैंडिडेट जो वहां का गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट अशोक देव, जो टीएमसी का बजबज का एमएलए है, उनका एकदम बहुत लाडला है, राइट हैंड।
उनका इंस्पिरेशन से ये सब हुआ है, तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं, ममता बनर्जी बहुत हो गया है आपका ये डायलॉगबाजी, और हर दिन महिला के ऊपर अत्याचार, रेप, मोलेस्टेशन, खून हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रेजिग्नेशन दीजिए। महिला का सुरक्षा चाहिए जिसका ऊपर ये घटना घटा है। हर यूनियन में इलेक्शन तुरंत करवाइए, प्रिंसिपल बिठाइए। इस कॉलेज में कोई प्रिंसिपल नहीं है। एक्टिंग वाइस प्रिंसिपल जो है तृणमूल के बहुत करीब, सरकार के बहुत करीब, नयना चैटर्जी, वो एक्टिंग प्रिंसिपल है। क्यों? तो इमीडिएटली प्रिंसिपल बिठाइए, ये हमारा कुछ दाबी है। और मुख्यमंत्री आप पदत्याग कीजिए। टीएमसी की तरफ से ये बोल दिया गया है कि मनोजीत का कोई एसोसिएशन नहीं है टीएमसी के साथ 2022 से ही। तृणमूल छात्र परिषद के एक्टिव मेंबर और साउथ कलकत्ता जो लॉ कॉलेज जिसमें घटना घटी है उसका जो गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट, टीएमसी के बजबज के एमएलए अशोक देव के साथ उनका बहुत बहुत करीबी माने संबंध। ये पहला बार नहीं है कि महिला के ऊपर अत्याचार ये मनोजीत किया है, इसके आगे भी बहुत सारा केस हुआ है, बहुत महिला के ऊपर अत्याचार किया है, मोलेस्टेशन का केस भी है। लेकिन कहीं पर भी अगर महिला प्रतिवाद भी किए तो उसका फल नहीं हुआ, क्योंकि ये अशोक देव और तृणमूल के जो नेता नेत्री है उसके साथ इनका बहुत अच्छा संबंध। तो अभी अगर मुख्यमंत्री और फिराद हाकिम और टीएमसी नेता बोलेंगे कि टीएमसी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, तो कल ही तृणमूल के छात्र परिषद के जो प्रेसिडेंट है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्वीकार किए हैं कि हाँ है टीएमसी के हम लोग का मेंबर है, लेकिन हम लोग बहुत शर्मिंदी है हमारा, वी आर अशेम्ड। अशेम्ड बोलने से तो नहीं होगा ना, तदन तो होना चाहिए, तदन तो हो, और सख्त से सख्त ये कार्रवाई हो और सजा हो। क्योंकि आज इस परिस्थिति में चले गए पश्चिम बंगाल कि अगर हमारा बेटी हो, इवन बेटा भी हो, तो हम जब कॉलेज में भेजेंगे ना तो मेरा बेटी का खून हो सकता है, धर्षण हो सकता है, ये नॉर्मल विषय है। तो बच्ची को भेजने से पहले हम माने जो अभिभावक है उनको बोलना चाहते हैं कि उनको मार्शल आर्ट्स थोड़ा सिखा दीजिए और पॉकेट में थोड़ा सा छुरी और पेपर स्प्रे रखने का लिए बोलिए। क्योंकि अगर माने अत्याचार हो तो हम अपना सुरक्षा दे सकते हैं, इतना व्यवस्था करके भेजिए। नाच गाना आवृत्ति ये हमारा बंगाल के महिला लोग सीखते हैं, बंगाली कल्चर, लेकिन उसका पहले है कि मार्शल आर्ट सिखाइए, उसके बाद भेजिए स्कूल और कॉलेज में। आज ये अवस्था है पश्चिम बंगाल के। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिहार गवर्नमेंट को बोला गया है कि जो वोटर कार्ड है उसमें 1987 से 2004 तक जिनका वोटर लिस्ट है उन्हें अपने माँ बाप का भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एकदम खास करके आइडेंटिटी कार्ड लाइक जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसे डेरेक ओब्रायन ने बोला है कि एनआरसी लाने के लिए है ऐसा। देखिए ये अभी तक बंगाल के लिए हम लोग सुने नहीं है, लेकिन अगर ये पश्चिम बंगाल में लागू हो तो ये बहुत अच्छा होगा। हम इलेक्शन कमीशन से आर्जी करते हैं कि जो बिहार में आप लोग लागू कर रहे वो आप लोग पश्चिम बंगाल में जरूर कीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आधा से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी को ममता बनर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना के रखे हैं। ये ममता बनर्जी करवा दिए है वोट बैंक के लिए। तो आज डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोल रहे हैं, उनको तो आपत्ति नहीं होना चाहिए अगर ये इसको लागू करे, क्योंकि आज 2006 में हम लोग देखे थे ये इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स के विषय में ही ममता बनर्जी कागज का दिस्ता फेंक के मारा था पार्लियामेंट में डिप्टी स्पीकर को, उनका तो यही विषय था। तब सीपीएम गवर्नमेंट थे, तब ममता बनर्जी ऑपोजिशन में थे। तो आज अगर हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ना बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसमें डेरेक ओब्रायन और सागरिका जी को तो आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका ही मुख्यमंत्री तो इसी विषय को लेकर कागज छोड़ा था। तो हम क्या ये समझे कि ऑपोजिशन लीडर होने का टाइम एक पॉलिसी और मुख्यमंत्री होने का टाइम वोट बैंक के लिए दूसरा पॉलिसी। हमारा हिंदू का जो अधिकार, हमारा घर, मुसलमान का जो अधिकार, हमारे राष्ट्रवादी मुसलमान का पानी का, हमको पानी चाहिए, हमको शौचालय चाहिए, वो अधिकार आप वोट बैंक के लिए बांग्लादेश का, रोहिंग्या का और इन्फिल्ट्रेटर्स को दे देंगे, और ये हम लोग मानेंगे? कभी नहीं। डेरेक का कहना है कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में आया है कि बंगाल असेंबली में उन्हें 46 to 49 सीट मिलेगी, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं, इसी का इस्तेमाल करके। इंटरनल सर्वे का विषय जो आया है
मुझे लग रहा है कि ये नंबर थोड़ा इधर उधर हो गया है। मैंने जो टीएमसी को मिलना था, मिलना होगा अभी आगे में 2026 में, वो अभी वो मैंने फेस लॉस बचाने के लिए वो बीजेपी का नाम से कर रहे हैं। क्योंकि डेरेक ओब्रायन का मुझे ये लगता है कि मिट्टी का जो एक है ना, जो पल्स, उससे थोड़ा वो लोग थोड़ा सा बड़ा नेता बन गया ना, वो टच चला गया है। अगर डेरेक ओब्रायन जी आप थोड़ा सा रास्ते में जाइए, थोड़ा सा ऊपर से आप लोग थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा स्पंदन फील करने का कोशिश करिए कि बंगाल के लोग क्या चाह रहे हैं। आपको सुनाई देगा कि बंगाल के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और परित्राण चाह रहे हैं आपका सरकार से। और अब अगली खबर, राहुल गांधी पर सीएम नायाब सिंह सैनी का हमला, आपातकाल और 1984 के लिए क्या कांग्रेस देश से माफी मांगेगी? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि वो बार बार संविधान की दुहाई देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश संविधान के अनुसार ही चल रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि चुनावों के दौरान युवराज संविधान की पवित्र किताब लेकर प्रचार करते हैं कि अगर मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश संविधान के अनुरूप ही चल रहा है। आज से इनकी चौथी पीढ़ी चल रही है। चौथी पीढ़ी की आज भी अगर इलेक्शन आ जाता है तो उनका चौथी पीढ़ी का युवराज वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये बात बोलता है। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। आज हम सब देख रहे हैं, इन पिछले 11 वर्षों में देश ने एक नई करवट ली है, परंतु हमने कहा भी है कि आप अपने पूर्वजों की जो उनके कार्य रहे हैं, कम से कम जब शीशा देखते हैं तो शीशे में शीशा खराब नहीं है, आपका चेहरा खराब है। जब आप शीशे में देखते हैं, फिर उंगली उठाते हैं शीशे के ऊपर, वो शीशा खराब नहीं, आपका चेहरा खराब है। अगर इनके पूर्वजों का देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को, इस देश के संविधान के अनुरूप 562 रियासतों को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। एक ही रियासत इनके जिम्मे आई, जवाहरलाल नेहरू। उसी रियासत के अंदर पूरे देश को भुगतना पड़ा। किस प्रकार का भेदभाव देश के साथ किया गया। जो रियासत जम्मू कश्मीर थी, जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए भी परमिट लेना पड़ता था, और वहां जम्मू कश्मीर के अंदर 2 संविधान थे। जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान थे, 2 निशान थे। हम सब इस बात को जानते हैं। कितने लंबे समय से पूरा देश उस गलती को भुगत रहा था, परंतु अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं किया। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहूंगा कि इस काले अध्याय के जो 25 जून 1975 को ये काला अध्याय लोगों ने भुगता है, क्या इसकी देश से आप लोग माफी मांगेंगे? आपने आज तक माफी तो मांगी नहीं है। 1984 के दंगे हुए, एक विशेष टारगेट तरीके से एक वर्ग को कत्लेआम कर दिया गया, उसकी माफी नहीं मांगी। उसका भी इस पवित्र संविधान के अनुरूप अगर न्याय किसी ने दिलवाने का काम किया है तो उस। और अब अगली खबर, आगरी हॉर्टी एक्सपो और बायर सेलर सम्मेलन हमारे किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय की टिप्पणी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में आयोजित एग्री हॉर्टी एक्सपो एवं बायर सेलर सम्मेलन को क्षेत्र के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया है। उन्होंने कहा है कि आयोजन किसानों को आगे बढ़ने के लिए नई दिशा और अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सम्मेलन जशपुर के हमारे किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मैं जिला प्रशासन का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। किसानों को आगे बढ़ने में ये मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए मैं पुनः जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आप सबको मालूम है कि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। हमारा ये छत्तीसगढ़ ये भी धान का कटोरा कहलाता है। आज करीब 80% लोग यहाँ पर कृषि से आधारित हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि हम लोगों को किसानों की आय को दुगुनी करना है और इसके लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से लेकर फसल बीमा योजना, कृषक सम्मान निधि, ये सब भारत सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है। और हम लोग छत्तीसगढ़ में भी किसानों को आगे बढ़ाने के लिए एक तो 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीद रहे हैं, 3100 रुपया एक क्विंटल में कीमत दे रहे हैं, अंतर की राशि को भी एकमुश्त दे रहे हैं, सिंचाई का रकबा भी पूरे प्रदेश में हम सब लोग बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम लोग पशुपालन और हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर ये सब में भी ध्यान दे रहे हैं। और आप सब लोगों को मालूम होगा कि इस साल के बजट में हम लोग पशुपालन में ज्यादा बजट रखे हैं। बकरी पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन ये सब में ज्यादा बजट रखे हैं। और दूध उत्पादन को भी हम लोग इस प्रदेश में बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए अभी पायलट के रूप में 6 जिले को शामिल किए हैं, जिसमें जशपुर जिला भी शामिल है। इसमें हम लोग लोगों को 2 मवेशी देंगे, गाय देंगे, अच्छा नस्ल का देहाती टाइप का साहिवाल। अभी 1 जून से कोंडा गांव से हम इस कार्यक्रम को शुरू किए हैं और एनडीडीबी जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसके साथ सरकार का समझौता है। और ये लोग हमारे लोगों को कैसे गाय को रखना चाहिए, कैसे गाय को दाना पानी देना चाहिए, ये सब सिखाएंगे और दूध का भी वो लोग संकलन करेंगे। तो निश्चित रूप से किसानों का आय बढ़ेगा। और आजकल हॉर्टिकल्चर में भी, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर इस सब में भी बहुत स्कोप है और जशपुर में तो बहुत ही स्कोप है। यहाँ पर आज यहाँ पर वर्षों से आम हो रहा है, लीची हो रही है, यहाँ पर कटहल भारी मात्रा में मिलता है और अब तो आपका सेव भी होने लगा है। अभी हम पिछले बार जशपुर आए थे तो कल्याण आश्रम के हमारे बंधु हमको सेव भेजे थे वहां पर, तो वो 3 तरह का 3 क्वालिटी का सेव बड़ा अच्छा हम सबको वहां पर काट कर खिलवाए भी थे। तो बड़ा अच्छा सेव भी है। चाय पत्ती की भी खेती हो रहा है। आप सबको मालूम है कि सोगड़ा उघड़ आश्रम में फिर सरकारी भी वो भी काफी मात्रा में चाय की खेती भी हो रही है। चाय की खेती अगर एक बार लग जाए तो 80 साल तक ये चलता है, मतलब दूसरे पीढ़ी तक ये मतलब उत्पादन देता है। तो इस सब में बहुत ज्यादा स्कोप है हमारे जशपुर में। और निश्चित रूप से जो 2 दिन का ये सम्मेलन है ये इनको आगे बढ़ाने में बहुत ही लाभकर होगा। यहाँ पर 2 दिन का ये सम्मेलन है, इसमें कई परिचर्चाएं होंगी। जैसे मैंने नाम लिया, हमारी जो कृषि के जो क्षेत्र में बड़ी कंपनियां हैं वो सबके प्रतिनिधि भी आप लोगों से बात करेंगे और आप लोगों के साथ एग्रीमेंट भी करेंगे। आप लोगों के फसल को ये लोग खरीदेंगे भी तो कीमत ज्यादा मिलेगा, काहे कि बीच में बिचौलियों का रोल नहीं रहेगा। सीधे कंपनियां खरीदेंगी तो ज्यादा कीमत भी मिलेगा। और साथ ही साथ आजकल जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इसका भी बड़ा प्रचलन और महत्व बढ़ रहा है। तो नाबार्ड और एपेडा जैसे जो संस्था हैं वो भी ये 2 दिन के अंदर में आप सब लोगों को कैसे सब क्षेत्र में, ऑर्गेनिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। कुल मिला के मैं हमारे जशपुर जिले के किसान बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और अब देखते हैं अगली खबर। 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2025 में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित कई मंत्री शामिल।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2025 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भाग लिया। ये समारोह शिक्षा क्षेत्र में दानदाताओं के योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में राज्य भर से ऐसे समाज सेवी और संस्थाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय, भौतिक या अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान किया है। लेक्चर सज्ज हो जाए। बहुत सुंदर प्रस्तुति माँ सरस्वती की, और प्रत्येक कार्य की सफलता तभी है जब माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। और अतिथि देवो भव, आज हमारे आग्रह को स्वीकारते हुए हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य हमारे साथ हैं, और एक स्वागत की इसी अभिनंदन की स्वागत की इसी कड़ी को मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। और स्वागत अभिनंदन मंच पर विराजमान हमारे गणमान्य अतिथियों का मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रही हूँ श्री कृष्ण कुणाल साहब शासन सचिव महोदय, वो हमारे मध्य मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री भजनलाल जी शर्मा साहब का करतल ध्वनि जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत और अभिनंदन। तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए साथियों। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत अभिनंदन। और अभिनंदन की इसी वेला में मैं विनम्र अनुरोध कर रही हूं श्री विश्व मोहन शर्मा साहब आयुक्त महोदय, आपसे निवेदन है हमारे मंच पे विराजमान श्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन हम नव पादप के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं, जो पर्यावरण को भी शुद्ध रखने का संदेश और हरियालो राजस्थान जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है उसकी ओर अग्रसर होते हुए तालियां बजनी चाहिए। मैं अनुरोध कर रही हूं
श्रीमती अनुपमा जोरवाल मैम से राज्य परियोजना निदेशक महोदया, आप हमारे मंच पे विराजमान श्री मदन दिलावर साहब माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का और अब अगली खबर। कोलकाता गैंगरेप मामले पर बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी का तीखा हमला। महिलाओं की सुरक्षा नहीं, ममता सरकार के लिए ये छोटी बात है। कोलकाता में एक और कथित गैंगरेप की घटना के सामने आने के बाद बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह खतरे में है। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है। पिछले साल अगस्त में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना हुई थी और आज ठीक वैसे ही एक और घटना सामने आई है। अगर आप ममता बनर्जी से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये तो बहुत छोटी सी घटना है। ये बहुत शर्म का बात है। कितना दिन हम शर्म का बात है बोले। लास्ट 2024 अगस्त में ये आरजीकर का घटना हुआ था। आज 1 साल हो गया और 1 साल में हम लोग क्या मना रहे हैं? हम लोग आरजीकर केस का और एक आरजीकर वाला केस जैसा ऐसा ही बना रहे हैं टीएमसी सरकार ने, पश्चिम बंगाल का सरकार ने। उसमें लेडी का मौत हो गया था, इसमें लेडी भगवान के शुक्र से अभी बचे हुए हैं। तो 2011 to 2025 एक के बाद एक महिला के ऊपर अत्याचार होते हैं। और आप कामदुनी, काकद्वीप, पार्क स्ट्रीट सब देखेंगे, ममता बनर्जी को पूछेंगे, बहुत ही छोटा घटना है, बहुत ही छोटा। इसके साथ कोई अफेयर था, ऐसा कुछ था, ऐसा बोल के बस चले जाते हैं। और इसमें जो रेपिस्ट है वो टीएमसी में होते हैं, तो बस रेपिस्ट को लगता है कि हमारा तो कोई शास्ति नहीं होगा। तो मतलब पश्चिम बंगाल में सरकार के साथ महिला का कोई सुरक्षा नहीं है। रेप फ्री हो गया, फ्री कर दिया ममता बनर्जी ने। चलो आप लोगों के लिए ये फ्री है। और आप देखिए सब लोग पार्टी का ही नेता जुड़े हुए हैं। छात्र जो भी टीएमसीपी का नेता है वो लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। वो कैंपस में आके इतना हिम्मत है, उसको पद देके बोलता है तुम मेरे साथ मिलो। वो बोल रहे कि मेरा अलग बॉयफ्रेंड है, मेरा अलग अफेयर है, लेकिन उसको मिलना पड़ेगा, उसके साथ फिजिकल होना पड़ेगा। नहीं तो वो बोला, वो जोर से किया और वायरल करने का धमकी भी दिया उसको। और उसके साथ 2-3 लोग एक साथ जुड़े हुए थे। किसी का हिम्मत नहीं है किसी को रोके, क्योंकि वो टीएमसी का नेता है। क्या नेता है मालूम नहीं है, टीएम का रेपिस्ट का नेता है ये लोग। और कोई विचार नहीं हो। अगर उन्होंने एफआईआर में खुद लिखा, मुझे हॉकी स्टिक से मारने का कोशिश हुआ और उन्होंने उसका ब्रीदिंग ट्रबल हो रहा था उस टाइम में। वो रूबी हॉस्पिटल, वहाँ पे हॉस्पिटल है, उसको वहाँ पे लेके चलो बोला। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, इनहेलर मांगा, लेकिन कुछ नहीं किया। इनहेलर कोई लेके दिया। अगर वो इनहेलर नहीं होता, आप सोचिए उस टाइम में वो क्या होता। सब पेपर में आता ना कि रेप एंड मर्डर हो गया, लेकिन वो इनहेलर की वजह से वो बच गए हैं। और अभी बोल पा रहे उसके साथ क्या क्या हो रहा है। ममता बनर्जी दबाने का कोशिश करेंगे। बहुत सारा प्रभावशाली लोग टीएमसी का आके, जैसा आरजीकर का हुआ था ना, ऐसा करके दबाने का कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है बोलेंगे। आप देखा कल्याण बनर्जी भी बोला कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है तो पुलिस कैसे आएंगे। आप ऐसा बोलेंगे, आप ऐसा बोल देंगे। मणिपुर के लिए आप ऐसा बोला था क्या? आप पार्लियामेंट के खड़ा होके आप यूपी को लेके बोलते हैं, दूसरा प्रदेश को लेके आप बोलते हैं कि तब तो नहीं बोलते कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, पुरुष को देखना पड़ेगा महिला को, तब तो नहीं बोलता है। आपका जब खुद राज्य में ऐसा घटना घटा, आपका पार्टी का लीडर ने किया है, तब आप ये बोल रहे हैं। आपके पास भी आपका डॉटर है, आपका बच्ची है, आपको सोचना चाहिए। आप लोग ऐसे करके मत देखो। पश्चिम बंगाल में हम लोग देवी का भूमि है। एक जगह में देवी का पूजा हो रहा है, माँ दुर्गा का पूजा करते हैं ममता बनर्जी खुद महिला है। और एक जगह में एक के बाद एक बेटी के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। तुम कुछ नहीं करोगे, सामने दिखाओगे सिर्फ कि हाँ देखो उसका शास्ति होगा। जैसा बोला था ना, हमको फांसी चाहिए बोला था जब आरजीकर में। क्या फांसी हुआ? कुछ हुआ क्या? इतना लोग आया रास्ते के ऊपर, कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ दबा दिया गया। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि राजनीति के ऊपर उठ के, धर्म के ऊपर उठ के सब लोग एक साथ हो जाए। खिलौना मत बनाओ महिला को, इसको लेकर राजनीति मत करो। रेप को लेकर राजनीति मत करो कि तुम्हारा उधर पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्यों बोल रहे हो, ऐसा मत करो। और अब देखते हैं अगली खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में 29वें भामाशाह सम्मान समारोह को संबोधित किया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित 29वें भामाशाह सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए समारोह को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने समाज में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले भामाशाहों की सराहना की और कहा कि दानवीरों के प्रयासों से ही सशक्त और शिक्षित समाज का निर्माण संभव है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि भामाशाह जैसे महान व्यक्तित्वों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने अपने संसाधनों का उपयोग समाज और शिक्षा के हित में किया। आज के भामाशाह भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये भामाशाह और शूरवीरों के माध्यम से देश और समाज की रक्षा भी होती है, क्योंकि वो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उसके साथ जो उनका दृष्टिकोण है, और दृष्टिकोण संभावना का है, समानता का है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का है। ये हमेशा राजस्थान की मिट्टी में विद्यमान है। इसलिए इस राजस्थान की मिट्टी के सभी भामाशाहों को, सभी दानवीरों को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में दान का बहुत महत्वपूर्ण है, योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों में दान को पुण्य का कार्य माना गया है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि बिना किसी अपेक्षा के दिया गया दान सबसे उत्तम होता है। और मुझे पता है कि जिन भामाशाहों ने उस विद्यालय का निर्माण कराया है, शिक्षा में वो सहयोग दिया है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहां से जहां आवश्यकता होती है वहां करते हैं। उनका कोई परिवारीजन और बच्चे भी मुझे को नहीं लगता कि वहां रहते होंगे, लेकिन उनके मन में यह भाव और भावना होती है कि मेरे गांव का, मेरे इस शहर का, मेरे इस ढाणी का, इस आने वाली पीढ़ियों को और मेरे बच्चों का भविष्य सुधरना चाहिए। और अब अगली खबर। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने परिवार संघ की कामाख्या देवी के दर्शन। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। वो अपने परिवार के साथ पहुंचे और देवी कामाख्या की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इस मंदिर शक्ति की उपासना का प्रमुख केंद्र माना जाता है और खासकर अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक माना जा रहा है। नमो विष्णु नमो अद्य श्रीशो जगत्या आषाढ़ मासी मिथुन राशि भास्करी स्मय पक्षी विज्ञान की हो नाम दश पूर्व दश पुराण वंशानुद्धार नमो सौभाग्य सलीला वर्ती विमली मानस प्रिय नमो गंगम परिपूर्णम अपुनहर नमस्ते।
কবিতা 8 নম্বর দিয়ে যাব নাকি अरे नहीं देखो दादा आप पीछे जाइए ना, हमको काम करने का सुविधा कर दीजिए। मुझे माला डाल रहे हैं। दादा মন্দিৰ প্ৰাংগণত ভৰ্তি হৈছে আৰু উপস্থিত হৈছে। তালৈকে লৈ গ'ল। आगे जाओ। और अब अगली खबर, बांग्लादेश में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल। ढाका में मानवाधिकार और शांति के लिए बांग्लादेश की अध्यक्ष मंजिल मुर्शिद ने कहा कि बुश सरकार के समय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जोर दिया था कि चुनावों में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित हो, लेकिन पिछले 3 चुनावों में प्रमुख विपक्षी पार्टी बीएनपी ने हिस्सा नहीं लिया, जिससे इन चुनावों की वैधता पर सवाल उठे हैं। You see that earlier in international media and in Bangladesh media, the chief advisor always told that they are not going to ban the Awami League. It was his direct declaration, and I think it was his mental condition. Mentally he was thinking that. But ultimately there was when our ex-president Abdul Hamid left the country, there some of the student leaders and some of the government partners, they raised their voice and they demanding that immediately the activities and the party of Awami League should be banned. And they organized in the street hundreds of people, thousands of people. And you see all the movement, when you see in Bangladesh after 5th August, the government was not so strong to stop the movement.
to stop the street movement. And ultimately what the demanded, many demands were fulfilled because of the pressure, and the government did not face the pressure. That is the one point. That's why when the NCP and others, Jamaat Islam and others people demanding that Awami League should be banned, and ultimately chief advisor with a calling with a meeting with the political party and then declared that the activities of the Awami League will be banned. And subsequently, if the activities of the Awami League is banned, that means Awami League is, cannot work. And if the political party cannot work, that means existence of the political party is nowhere. So if the government at this stage, because you see the internationally in last government, all over the international authority among organization told that there must be election in which all party must be participated. But in last three election, the BNP as a bigger party did not participate, and that's why election was not accepted. But in coming election, a big party is Awami League. If Awami League did not participate, and if the government don't give any chance to participate, in that case, I think internationally that election will be also questionable, because more than 30% supporter belongs to the Awami League. So a big portion of the people, excluding the election process, there cannot be a good election, and that cannot be accepted all over the world. But whatever might be, but if there is election, there will be a big change, there will be a big scenario change, because when a party will become in power, then the democracy will start it, and we hope that everybody will be, they can demand that our democratic rights should be established. And the political party, what they think, of course they cannot deny other political party to function about their activities, because political party is thinking about the politics, about the democracy. But this government, they are not the political party. The chief advisor is not a political person. और अब अगली खबर, बिग बॉस 13 की अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का निधन। बिग बॉस 13 से लोकप्रिय हुई अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का 42 वर्ष की अल्पायु में निधन हो गया। अंधेरी के लोखंडवाला इलाके में उनका निवास स्थान है, जहां उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों की भारी भीड़ देखी गई। यहाँ शोक की माहौल है और कोई लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने आए हैं। पिताजी है, उसको लेने गया। उसके पिताजी, वो बिग बॉस वाला। नहीं वो नहीं है। होंगे भी उसके पिताजी का पति है ना ये। ये पति है ना। पति। अरे नवरा जी का। ठीक है सर, ठीक है सर, जा रहे जी, बिल्कुल सर, जा रहे हैं सर। मैडम जी 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 जी। अभी आप लोग गेट के बाहर रहेंगे दादा, क्या की बात करना चाहेंगे? फॉरेंसिक वाला नहीं यहाँ पे, कुछ फॉरेंसिक वाला नहीं है भाई, उसी पति का ले रहे हैं, पति का दादा। हाँ हाँ वो बात करने कुछ नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई बात। और अब अगली खबर, श्री राम मंदिर में अब सिर्फ 1 लाख घन फीट पत्थर का काम बाकी, बोले नुपेंद्र मिश्र। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अब इसमें एक अनूठा तकनीकी पहलू भी जुड़ गया है। श्री राम जन्मभूमि
तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नुपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर की खिड़कियों की ग्रिल देश में पहली बार टाइटेनियम धातु से बनाई जाएगी। मिश्र के मुताबिक टाइटेनियम की उम्र 1000 साल से भी अधिक होती है और यह अन्य धातुओं की तुलना में बेहद हल्की और टिकाऊ होती है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय मंदिर की दीर्घकालिक संरचना और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। अभी बैठक में तो मुख्य रूप से जो निर्माण की गति है उसके बारे में प्रारंभिक सूचनाएं जो थी वो एकत्रित की हैं मैंने। आज विस्तार से हम पूरे निर्माण कार्य को देखेंगे। अब अनुमान यह है कि मंदिर और परकोटा जिसमें लगभग 14 लाख क्यूबिक फीट, अनुमानित 14 लाख क्यूबिक फीट बंसी पहाड़पुर का पत्थर लगना था। अब अवशेष केवल 1 लाख क्यूबिक फीट रह गया है। बाकी सभी कार्य जो बंसी पहाड़पुर के पत्थर से मंदिर और परकोटा में किए जाने हैं, अनुमानित आप समझेंगे 13 लाख क्यूबिक फीट का उपयोग किया जा चुका है। मंदिर में जो राम कथा लोअर प्लिंथ पे है उसकी कुल लंबाई रनिंग फीट में लगभग 800 फीट है, जिसमें 500 फीट के ऊपर राम कथा के पत्थर म्यूरल जिसको कहते हैं वो लगाए जा चुके हैं। परकोटा में जो ब्रॉन्ज का म्यूरल लगना है, जो कुल मिलाकर लगभग 80 म्यूरल लगेंगे, 80 पैनल बनेगा, उसमें अब तक करीब 45 म्यूरल लग चुके हैं। तो यह कार्य भी प्रगति पर है। आपको सुनकर यह भी संतोष होगा कि भारत में पूरे देश में पहली बार टाइटेनियम धातु की जो हमारे मंदिर में प्रथम तल, भूतल और द्वितीय तल पे बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, तो उन पर टाइटेनियम धातु से जो है जाली लगाई गई है, जो अपने में अनोखी है, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइटेनियम का जीवन बहुत लंबा, मतलब आप यूँ समझें कि वह 1000 वर्ष से भी ज्यादा माना जाएगा। और वह धातु ऐसी होती है कि वह हल्की बहुत होती है, अन्य की तुलना में हल्की होती है। तो ये एक नया अनुभव किया गया। केंद्र सरकार की एक उपक्रम है, मिठानी मिश्रण धातु उपक्रम है, उन्होंने इस जाली को बनाया है और कुल मिलाकर के करीब 32 जाली लगेंगी, भूतल पे, प्रथम तल पे और द्वितीय तल पे। उसका एक जाली लगकर उसका अनुभव कर लिया गया, अभ्यास कर लिया गया, उसे कल पास कर दिया गया और अब वो उसके अनुसार बाकी जालियां अनुमानित 15 अगस्त तक बनाकर और लगा देंगे। तो इस प्रकार जो जाली का काम है मंदिर में अवशेष, और जो राम कथा का जो मैंने अभी आपको विवरण दिया, ये दो मुख्य कार्य हैं। हम यह तो नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने जो शेड्यूल बनाया था उसके अनुसार प्रगति है, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि जुलाई के अंत तक ये सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। और अब बढ़ते अगली खबर की।
अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का निधन हुआ तो वही शव पोस्टमार्टम के लिए कपूर अस्पताल पहुंचा। कांटा लगा फेम अभिनेत्री और बिग बॉस 13 की चर्चित कंटेस्टेंट रही शेफाली जरीवाला के असमय निधन की खबर से इंडस्ट्री सदमे में है। 42 वर्षीय शेफाली का पार्थिव शरीर मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। अस्पताल परिसर में उनके परिवार, रिश्तेदारों और करीब दोस्तों का आना जाना शुरू हो गया है। अभी तक मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मौके पर पुलिस भी मौजूद है और औपचारिक जांच प्रक्रिया जारी है। बस बस क्या One minute, please. My husband needs to come in. Thank you. Nitin, here. Excuse me. Yeah. Can you just come in? This side. Ma'am, if I may ask, are you one of your relatives? Of a best friend's daughter. Oh, that's all I can say. Thank you. Thank you. फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।